नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो विनीता की एक दर्द भरी प्रेम कहानी है। इससे पहले कि मित्रों आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरीके की कहानियाँ जो हर रोज मैं लेकर के आता हूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। सुर्ख रंग की एक साइकिल पर खाकी वर्दी पहने एक पोस्टमैन सर्राता हुआ आया और एक स्थान पर रुक करके मकानों के नंबर देखता हुआ रामानुज शर्मा के घर के सामने ठहर गया। साइकिल को एक किनारे खड़ी करके वह बढ़ा और दरवाजे को खटखटाने के साथ ही उनके नाम की आवाज लगाने लगा। घर में पूरी तरह अंधकार था। थोड़ी देर बाद ही एक कमरे में रोशनी हुई, दूसरा कमरा भी उसी समय रोशन हो गया। एक बूढ़ी और कमजोर आवाज उभरी, देख तो बीनू बेटी, इतनी रात को बाहर कौन आवाज दे रहा है? देखती हूँ पिताजी, कहती हुई विनीता आगे बढ़ी। उसकी मांग में सिंदूर और माथे पर बिंदी थी। 5 वर्ष का एक बच्चा चारपाई पर सो रहा था। विनीता अपने कमरे से निकलकर बाहरी दरवाजे के पास पहुंच गई। उसने कुछ तेज स्वरों में पूछा, कौन है? पोस्टमैन, बाहर से उत्तर मिला। रामानुज शर्मा का तार है। तार? विनीता का दिल धड़क गया। उसने तेजी के साथ दरवाजा खोल दिया। घर के सामने ही बिजली का पोल प्रकाशमान था। पोस्टमैन पर नजर डाल करके वह बोली, मैं रामानुज शर्मा की पुत्री हूँ, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, कृपा करके तार मुझे ही दे दीजिए। तार तो मैं आपको दे सकता हूँ, किंतु इस फॉर्म पर उनके हस्ताक्षर हो जाएं तो ठीक है। आप उनके हस्ताक्षर इस स्थान पर करा दीजिए। विनीता ने वह फॉर्म खुला हुआ और पेन और टेलीग्राम ले लिया। पोस्टमैन वहीं खड़ा रहा और वह भीतर चली गई। उसका दिल बड़ी तेजी से धड़क रहा था। मन में तरह तरह की आशंकाएं उभर रही थी। जब वह पहुंची भीतर तो रामानुज शर्मा को कुछ बेचैनी के साथ दरवाजे पर खड़ा पाया। उसने पिता की ओर वह तार बढ़ा दिया। फॉर्म पर उनके हस्ताक्षर लेकर के वह तेज कदमों से वापस लौट पड़ी। दरवाजे पर खड़े पोस्टमैन को उसने वह फॉर्म तथा पेन लौटा दिया। पोस्टमैन अपनी साइकिल उठा करके चला गया। उसने वो दरवाजा बंद करके सांकल चढ़ाई। रामानुज शर्मा की एक चीख उसके कानों में पड़ी, बेटी! विनीता का कलेजा कांप गया। वह तेजी के साथ भीतर की ओर भागी। रामानुज शर्मा उस तार को पढ़ चुके थे और उनकी आंखों के आगे अंधेरा छा चुका था। अपने आप को संभाल पाना उनके लिए मुश्किल था। उनके हाथ की छड़ी छूट गई और उनके पांव लड़खड़ा गए। विनीता बड़ी मुश्किल से उन्हें संभालते हुए चारपाई तक ले गई। इसी बीच रामानुज की आंखों से चश्मा गिर गया और टूट गया। वो खुद भी चारपाई पर टूट करके गिर पड़े। क्या हुआ पिताजी, बताइए ना, क्या बात है? विनीता ने उन्हें झकझोरा। रामानुज शर्मा बोले, तू सचमुच जन्म की ही अभागी है। तूने जीवन में कभी सुख नहीं पाया। बेटी, अपने माथे की बिंदिया पोंछ दे और अपने हाथों की चूड़ियां तोड़ दे। मांग का सिंदूर पोंछ डाल बेटी, अब तू सधवा नहीं है, विधवा हो गई है। तुझे सुखी देखने के लिए मैंने क्या कुछ नहीं किया, किंतु मेरी किस्मत ही फूटी है। कृष्णकांत का स्वर्गवास हो गया। क्या? वह अपनी पूरी शक्ति से चीखी और सहम करके पीछे हट गई। अपनी फटी फटी आंखों से अपने पिता के करुण और सूखे चेहरे को देखती रही। फिर साहसा चीखी, नहीं! रामानुज शर्मा पीड़ा से तड़प कर छटपटाने लगे। विनीता भी फूट फूट करके रोने लगी और चारपाई के पास भी बैठ गई। रामानुज शर्मा भी रोते रहे। उनसे रोते भी नहीं बन रहा था। वह चारपाई से एड़ियां रगड़ रहे थे। बार बार एक हाय उनके मुंह से निकल रही थी। मम्मी मम्मी कहता हुआ बबलू जाग गया था। माँ के रोदन की आवाज उसके कानों में पड़ी तो वह चकराता हुआ माँ के पास पहुंच गया। क्या हुआ मम्मी, तुम रो क्यों रही हो? बबलू के मुंह से कुछ घबराए हुए स्वर निकले। विनीता ने उसे खींच करके छाती से लगा लिया और जोर जोर से रोने लगी। बबलू ने भी रोना शुरू कर दिया। रुदन का एक छोटा मोटा कोहराम सा मच गया। रामानुज शर्मा के विवेक को एक झटका लगा। इतनी रात को इस तरह रोने की आवाज पास पड़ोस में भी पहुंच जाएगी और पड़ोसी परेशान हो करके जानना चाहेंगे
पूछेंगे कि क्या हुआ। उन्होंने बेटी को सावधान करते हुए कहा, जो होना था हो चुका, धीरज तो धरना ही पड़ेगा। अब तो बबलू की तरफ देखो, बस यही रह गया है जीने के लिए एक सहारा। रोने से तो कुछ हासिल नहीं होगा, रात को पड़ोसी परेशान हो उठेंगे। विनीता का रुदन धीमा पड़ गया। बबलू कुछ ना समझ करके माँ के रोने के कारण हिचकियां ले ले करके रो रहा था। वो भी सहसा विनीता के विवेक को भी एक झटका लगा। सोचने लगी, वह क्यों रो रही है, किसके लिए रो रही है? क्या सिर्फ उसके लिए रो रही है जो सिर्फ उसका पति था, जबकि अपने कर्तव्य का पालन उसने कभी नहीं किया। अपमान और पीड़ा के सिवा कौन सा सुख मिला या कृष्णकांत से जिसके लिए वह इतना मातम मना रही है? सधवा हो करके भी वह एक विधवा का जीवन जी रही थी। वह क्या वह रोना सिर्फ इसलिए है कि अब वह श्रृंगार नहीं कर सकेगी? उसकी मांग और कलाइयां सूनी हो जाएंगी, माथा बिंदी विहीन हो जाएगा। क्या इतने से सुख के लिए उसे रोना चीखना चाहिए? थोड़ी देर पहले कहे हुए पिता के शब्दों की उसे याद आ गई, जिसे रखने का अधिकार नहीं है उसे अलग करना होगा। उसने दोनों कलाइयां आपस में एक तरह से टकराई कि चूड़ियां टूट करके बिखर गई। दोनों कलाइयों में कई स्थानों पर लहू छलछला आया। उसने हथेली से माथे को बिंदिया भी पोंछ डाली। बबलू रुदन में ही डूबा रहा। उसे छाती से लगाए हुए विनीता उठी और पिता के कमरे से बाहर जाने लगी। डूबी हुई आंखों से रामानुज शर्मा उसे जाते हुए देखते रहे। उस तार ने तो उनके परिवार पर विपत्ति का पहाड़ ही ढहा दिया था। बर्बादी का यह ऐसा तूफान था जिसमें सब कुछ नष्ट हो गया। सारे भविष्य पर पानी फिर गया। दामाद की तरफ से सारी आशाएं खत्म हो गई। उनका यह सोचना भी फिजूल था कि एक ना एक दिन वह सुधर जाएगा, सीधे रास्ते पर आ जाएगा और उसे अपनी भूल का एहसास होगा तो वह विनीता की विदाई कराने जरूर आएगा। एक दिन विनीता की अरमानों की डोली जरूर सजेगी। उसे अपनी ससुराल में उचित स्थान मिल जाएगा। यही एक आशा थी जिसके कारण रामानुज शर्मा अपने जीवन की गाड़ी खींच रहे थे। यही एक मोह उन्हें जिंदा रखे था। एक तार आया और सब कुछ खत्म हो गया। अब कोई आशा नहीं है। विनीता की मांग में सिंदूर के स्थान पर धूल भर गई। विदाई का प्रश्न ही कहाँ रहा। जब पति ही नहीं रहा तो ससुराल कहाँ रही। उसी तरह चारपाई पर पड़े पड़े मछली के समान रामानुज शर्मा तड़पते रहे। उनकी आंखों से आंसू ढलकते रहे, किंतु उन्होंने ओंठों पर रुदन की सिसकारी नहीं आने दी। वे बेटी के मन की व्यथा को और नहीं बढ़ाना चाहते थे। बीनू, अपने को संभाल ले, उनके लिए यही बहुत था। ऐसे मौके पर धीरज धरना भी तो मुश्किल हो जाता है। धीरे धीरे रात एक पहर और खींच गई, किंतु रामानुज शर्मा को चैन नहीं मिला। उनमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि उठ करके विनीता के कमरे तक जाते और उसे ढांढस बंधाते। उन्हें तो खुद को समझा पाना ही भारी पड़ रहा था। उनकी आत्मा ने भी यह स्वीकार कर लिया था कि विनीता जन्म की ही अभागी है। बहुत ही खोटी तकदीर पाई है उसने। भगवान उसकी किस्मत में सुख की रेखा डालना ही भूल गए। उसकी किस्मत का कालापन तो उसके जन्म से ही प्रकट हो रहा था। जाने किन नक्षत्र में जन्मी थी वह कि माँ का दूध भी उसे नसीब नहीं हुआ। इधर उसने जन्म लिया और उधर उसकी माँ ने ही दम तोड़ दिया। बेटी को गोद में लेने से पहले उन्हें अस्पताल से पत्नी की लाश उठानी पड़ी थी। पत्नी की अंतिम क्रिया के पश्चात वे अस्पताल पहुंचे। कांपते हाथों से उन्होंने रोती हुई बच्ची को उठा करके छाती से लगा लिया। मृत पत्नी की अंतिम निशानी के रूप में कितना प्यार करते थे अपनी पत्नी को वे। उसके बिना तो एक पल काटना भी उनके लिए मुश्किल था, किंतु उन्हें कितनी लंबी सी जिंदगी काटनी पड़ी। अपनी पत्नी के साथ वे कितने सुखी और प्रसन्न थे। अपने आप को वे बहुत ही भाग्यशाली मानते थे। सुंदर कर्तव्य परायण पत्नी थी उनकी। छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखती थी। पति का चेहरा उदास होता तो वह खाना पीना तक भूल जाती थी। समय पर हर वस्तु यथा स्थान पर हो जाती थी। बहुत सोच करके भी रामानुज को याद नहीं आता कि किसी बात पर उनका अपनी पत्नी से कभी झगड़ा हुआ हो। झगड़ा तो बहुत दूर की बात थी। कभी डांटने डपटने का भी मौका उन्हें नसीब नहीं हुआ था। अपने जीवन से अधिक उन्हें पत्नी प्यारी थी और उसी पत्नी को उन्होंने विनीता
के पाने पर खो दिया। अगर वे जानते कि ऐसा होगा तो संतान पाने का कभी सपना भी नहीं देखते। भाग्य के लिखे को कौन जान सकता है। उस पर बेचारे रामानुज भी तो इंसान थे, एक साधारण से इंसान। 2 प्रेस थे उनके, दोनों छापा खाने अच्छे चलते थे। कई सिलेंडर और ट्रेडिल मशीनें थी, अनेक कर्मचारी थे उनके यहाँ। सारा काम उनकी देख रेख में सुचारू रूप से चलता था। वे प्रेस संभालते थे और उनकी पत्नी घर संभालती थी। जब कई साल गुजर गए और पत्नी की गोद हरी नहीं हुई तो समाज के लोग चिंता करने लगे। उन्हें खुद भी चिंता हुई, किंतु अपनी यह चिंता उन्होंने कभी पत्नी पर जाहिर नहीं होने दी। हाँ, वे पत्नी से बातें करते करते कभी कुछ सोचने लगते थे, पता नहीं किस दुनिया में खो जाते थे। पत्नी को बांझ होने का ताना उन्होंने कभी नहीं दिया। इतनी भोली और सीधी नारी के लिए कोई कठोर वचन उनके मुंह पर कैसे आ सकता था। उनकी यह चिंता पत्नी भी समझ गई थी और एक दिन जब वे चौके में खाना खा रहे थे, पत्नी ने उस तार को छेड़ दिया जिसकी झनकार उनके दिमाग की सीमा तक को कैद कर गई थी। सुनो जी, उनकी पत्नी शोभा ने कहा था, हर किसी के दिल में बाप बनने का चाव होता है। क्या तुम्हारे दिल में कैसी बातें करती हो? जब भगवान को देना होगा तुम्हारी गोंद हरी हो जाएगी। नहीं जाने क्यों अब मन डरता है। तुम मेरे लिए अपनी इच्छाओं को क्यों मारते हो? तुम चाहो तो दूसरी शादी कर सकते हो, वो मेरी और कोई रुकावट नहीं है, शोभा ने कहा। सुन करके बड़ी जोर का एक झटका लगा था रामानुज को। उन्हें हमेशा प्यार करने वाली पत्नी ने जैसे अचानक ही कोई भद्दी सी गाली दे दी हो, ऐसा लगा उन्हें। अजीब सा मुंह बन गया था उनका, जिसे लक्ष्य करके पत्नी ने तुरंत बात संभाली। बुरा मान रहे हो? सच्ची बात का बुरा नहीं मनाया जाता। फिर भी मेरी बात से तुम्हें दुख पहुंचा हो तो मुझे क्षमा कर दो, आगे से ऐसा कभी नहीं कहूंगी। शोभा की बात रामानुज को बुरी लगी थी। मन इतना खराब हो गया था कि फिर उनसे खाया नहीं गया था। कई दिन तक शोभा उन्हें मनाती रही, बात दिल को लग जाए तो जल्दी। रामानुज भी शोभा को क्षमा करने की स्थिति में नहीं थे। एक दिन अचानक ही शोभा को क्षमा मिल गई जब उसके मां बनने के लक्षण प्रकट हुए। सुनकर के मारे खुशी के उन्होंने पत्नी को गोद में उठा लिया था और सारे घर में नाचते हुए फिर रहे थे और गाते थे, कोई आने वाला है। ज्यों-ज्यों समय बीतता आने वाले के बारे में छेड़छाड़ शुरू हो जाती। आखिर इस बात को लेकर के शोभा भी कब तक लजाती, उसे भी रस आने लगा। उनकी हर बात में मेल था, किंतु संतान की बात को लेकर के मतभेद पैदा हो गया। शोभा की इच्छा थी कि उसकी पहली संतान लड़की हो, जबकि रामानुज चाहते थे कि लड़का हो। लड़के से वंश चलता है, बाप के अधूरे सपनों की पूर्ति होती है, बड़ा होकर के सारी जिम्मेदारियां संभालता है। लड़की पराये घर की होती है, उसे तो इस तरह पाला जाता है कि हर तरह योग्य बनाने के बाद भी उस पर कोई अधिकार नहीं रह जाता। बारात आती है और दुल्हन की विदाई के बाद तो मायके से उसका नाता ही खत्म हो जाता है, वह ससुराल की बन जाती है। जाने क्यों शोभा बेटी ही चाहती थी। कहती थी, उसे मैं गुड़िया की तरह खूब सजाया करूंगी। उसकी कंघी चोटी करने से जो सुख मुझे मिलेगा उसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। बेटा हुआ तो उसमें तुम्हारा बिंब नजर आएगा, उसमें तुम्हारे रूप की आभा होगी, और यदि बेटी हुई तो उसके रूप में मैं नजर आऊंगी। मैं मर भी गई तो वह तुम्हें मेरी याद दिलाती रहेगी। शोभा के भीतर तो जैसे होनी बोल रही, उसके भीतर का विश्वास मजबूत होता जा रहा था। एक दिन उसने कहा था कि अगर बेटी हुई तो मैं उसका नाम बीनू रखूंगी। बीनू यह तो कोई नाम ना हुआ। क्यों नहीं हुआ? यह तो मैं उसे पुकारने के लिए रखूंगी। नाम तो उसका होगा बिनीता, और अगर लड़का हुआ तो मेरे मन का विश्वास कहता है कि लड़का नहीं होगा, लड़की ही होगी। फिर भी यदि लड़का हुआ तो भी मैं उसे बीनू ही कहूंगा। उसका नाम विनय, विनोद कुछ भी रख लेना, यह ठीक रहेगा। उन दोनों के बीच फैसला हो गया था कि आने वाली संतान का नाम बीनू ही होगा। लड़की हुई तो उसे विनीता कहा जाएगा, और यदि लड़का हुआ तो उसका नाम विनोद रखा जाएगा। धीरे धीरे प्रतीक्षा की घड़ियां समाप्त होती गई। बीनू का जन्म हुआ और शोभा समाप्त हो गई। अगर वे जानते कि बीनू का जन्म ही शोभा की मौत का कारण बनेगा तो जीवन भर संतान की इच्छा ना करते। शोभा ने ठीक ही कहा था। बीनू को उसका रूप
मिलेगा। शोभा के ही नाक नक्श विनीता को मिले थे। बेटी बिल्कुल अपनी माँ पर गई थी। शोभा की ही आभा थी उसमें। शोभा ठीक कहती थी कि अगर मैं मर गई तो वह तुम्हें मेरी याद दिलाती रहेगी। काश रामानुज शोभा को भूल सकते, शोभा की याद को अपने दिल से निकाल सकते। वे चाहते तब भी शोभा को नहीं भूल सकते थे। वह खुद इस दुनिया से चली गई थी किंतु अपना एक रूप छोड़ गई थी। शोभा को नहीं भूल सके, इसी कारण रामानुज ने फिर दूसरी शादी नहीं की। बच्ची का ख्याल रखने के लिए उन्होंने घर में एक आया रखी। कुछ दिनों तक तो बीनू को देखना भी उन्हें पसंद नहीं था। धीरे धीरे आत्मा में मोह जागता गया। वे कामकाज की ओर से उदासीन हो गए। सब कुछ नौकरों पर छोड़ा जाने लगा। मालिक सामने ना हो तो मनमानी होने लगती है और कभी कभी यह मनमानी सीमा भी तोड़ जाती है। उनके दोनों छापा खाने लाभ देने के बजाय हानि देने लगे। लकड़ी के खांचों में रहने वाला टाइप गायब होने लगा। छपाई के लिए खरीदा गया कागज भी बिक गया। ऐसा गोलमाल हुआ कि छापे खानों को चालू रखना उनके लिए मुश्किल हो गया। उन्हें अपने दोनों छापे खाने बंद कर देने पड़े। जाने क्या हो गया था उन्हें कि काम में उनका मन ही नहीं लगता था। हर समय शोभा की याद में खोए खोए रहते थे। घर में जो भी नकदी थी धीरे धीरे खत्म हो गई। उन्हें एक छापा खाना बेचना पड़ा। छापे खाने को बेच करके जो रुपया मिला था वह पेट की भट्टी में चला गया। आय का कोई ना कोई स्रोत होता है। आय का कोई ना कोई स्रोत तो होना ही चाहिए। कदम कदम पर धन की आवश्यकता होती है। बिना धन के कोई काम नहीं चल सकता। तब उनके पास एक ही छापा खाना रह गया था। तनख्वाह देने की स्थिति नहीं रह गई थी। आया को जवाब देना पड़ा। वह नौकरी छोड़ करके चली गई। बीनू तब 5 वर्ष की थी। उसको पुनः चलाने के लिए भी धन की आवश्यकता थी। शोभा के गहने उनके पास थे। कठिन से कठिन समय में भी उन्होंने उन गहनों को नहीं बेचा था जिनमें शोभा की यादें जुड़ी हुई थी। उन गहनों के बजाय उन्होंने एक छापा खाना बेच दिया था। घर उनका निजी था, किसी को कुछ भी देने की चिंता नहीं थी। उनकी आत्मा बुझ चुकी थी, इसलिए शरीर में उत्साह नहीं था। उनके सामने एक ही प्रश्न था कि किसी तरह बीनू बड़ी हो जाए, वे उसके हाथ पीले कर दें और जब उसकी विदाई हो तो उसके तन पर उसकी माँ के गहने हों। इसी एक लालच के कारण उन्होंने गहने नहीं बेचे, बल्कि छापे खाने वाली मशीन को चलाने के लिए उन्हें एक पार्टनर मिल गया। उसने पैसा भी लगाया और छापे खाने की देखभाल भी करने लगा। राम गोपाल का व्यवहार बिल्कुल भाई जैसा था। महीने में आमदनी का हिसाब लगा करके वह खुद रामानुज के पास पहुंचा देता था। रामानुज कभी कभी ही प्रेस जाते थे। राम गोपाल उन्हें कोई भी काम नहीं करने देता था। उन्हें पूरी सुविधा मिल रही थी। बीनू स्कूल जाने लगी थी। एक के बाद दूसरा वर्ष वह लांघ रही थी। एक कक्षा से दूसरे कक्षा में जा रही थी। लिखने पढ़ने में तेज थी। जब वह 15 वर्ष की हुई तो उसने हायर सेकेंडरी की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। वह प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुई थी। प्रेस की आय का जो भाग रामानुज को मिलता था वह उनके गुजारे के लिए काफी था। थोड़ी कठिनाई के साथ वे बीनू का कॉलेज में पढ़ा सकते थे। बीनू अच्छे डिवीजन में उत्तीर्ण हुई थी, इसलिए उसे कॉलेज में दाखिला मिलने में कोई कठिनाई नहीं हुई। उसने कॉलेज के स्वच्छंद वातावरण में एक नया जीवन देखा। एक नया उत्साह मिला उसे। एक नया उल्लास दृष्टिगोचर हुआ। मन खिल उठा। यौवन के अंकुर उसके तन में विकसित होने लगे थे। उसकी देह कुंदन की तरह चमक उठी थी। रूप निखर उठा था। मादकता प्रवेश कर चुकी। सारे शरीर में एक भराव सा आ गया था। चेहरा कांतिमय हो गया था। गालों में ताजे गुलाब की आभा झलक उठी थी। आंखों में मद तैरने लगा था और ओंठों पर रस की चमक आ गई थी। कुछ ऐसा भी हो गया था जो वह अपने आप में सिमटने लगी थी। अपने ही तन को छुपा लेना चाहती थी। सबकी नजरों से बचा लेना चाहती थी। मन के उभार को तो वह किसी तरह दबा सकती थी, लेकिन तन के उभारों को छिपा जाना मुश्किल ही नहीं, दुरूह कार्य था। रामानुज शर्मा एक बेटी के पिता थे और एक पिता को ऐसे समय जो चिंता होती है उन्हें भी थी। उनकी नजरें बीनू के लिए
जोगवर की तलाश करने लगी थी। जमाने की रफ्तार का उन्हें पता था और बीनू के माँ नहीं थी। वह कुछ जिसे सिर्फ माँ समझा सकती थी, रामानुज कैसे समझा सकते थे। फिर भी उन्हें अपनी बेटी पर विश्वास था, पूरी तरह विश्वास था कि बीनू के कदम गलत दिशा की ओर नहीं बढ़ सकते, वह भटक नहीं सकती है। उन दिनों रामानुज की तबीयत खराब चल रही थी। घर के कामकाज में वे विनीता का साथ पूरा सहयोग करते थे। बीमारी के कारण घर के काम का बोझ विनीता पर आ गया था। उस पर कॉलेज भी जाना पड़ता था, इसलिए डॉक्टर के पास से दवा लाने के काम वे खुद ही करते थे। इतने निर्बल भी नहीं थे कि डॉक्टर के दवाखाने तक ना जा सके, किंतु उस समय वे पता नहीं क्यों इतने निर्बल हो गए थे कि लगता था कि दवा की शीशियों भी संभाल नहीं पाएंगे। उनके लिए तो एक कदम चलना भी मुश्किल हो गया था। वे किसी सूरत के समान हो गए थे, एकदम जड़ पत्थर पचरा गए थे, जैसे कोई भारी पत्थर उनके दिल से टकरा गया था और उनकी देह की सारी नसें शून्य हो गई थी। उनकी आंखें धोखा नहीं खा सकती थी। उनके सामने से जो खुली हुई कार गुजरी थी, उसे एक युवक ड्राइव कर रहा था। विनीता खिलखिला करके हंस रही थी और उसके खुले हुए बाल हवा में उड़ रहे थे। हाँ, वह उनकी अपनी बेटी विनीता ही थी, इसमें किसी तरह का कोई संदेह नहीं किया जा सकता था। किसी का धक्का लगा तो वे संभल गए। उन्हें ध्यान आया कि वे रास्ते पर हैं, उन्हें घर पहुंचना है। अपनी परेशानी में अगर वे इसी तरह डूबे रहे तो दुर्घटना हो सकती है। उनका अपना ख्याल बन रहा था कि दुर्घटना हो चुकी है। एक बाप के लिए इससे बड़ी दुर्घटना और क्या होगी कि उसकी बेटी अपनी हैसियत को भूल करके आगे बढ़ जाए। उसका ना किसी चमचमाती हुई कार में किसी अजनबी के निकट बैठ करके इस तरह के खुले तौर पर हंसे, इसके पीछे क्या हो सकता है? कौन है वह अजनबी कौन हो सकता है जिसे वे अजनबी मान रहे हैं? वो युवक कौन है? वह उनकी बेटी के लिए अजनबी ना हो, और अगर ऐसा हुआ तो यह उनके लिए दुर्भाग्य की बात होगी, सरासर दुर्भाग्य की बात। या विनीता भी गलत रास्ते पर जा सकती है। क्या किसी युवक के साथ इस तरह कार में घूमना पाप है? नहीं, उनकी बातें नहीं, उनकी आंखें तो धोखा नहीं खा सकती हैं। इन बातों पर वे विचार करना चाहते थे। वे सीधे घर ना जा करके एक पार्क में जा बैठे। जितना ही विचार किया उतना ही दुख और हाहाकार बढ़ता गया था। वे अपने आप को बहुत ही बेबस पा रहे थे। उनका जी चाह रहा था कि वे दवा की शीशियां फेंक दें। जीना बेकार है, इसी बस की चपेट में आकर के अपने आप को ही समाप्त कर लें। जिस बेटी को पाने में उन्हें पत्नी को खोना पड़ा, यह बेटी नहीं है, शायद पिछले किसी जन्म की कोई दुश्मन है जो बदला लेने के लिए बेटी का रूप धर करके आई है। इसी विनीता का मुख देखने के लिए उन्होंने दूसरी शादी नहीं की थी। हर पल उसका ध्यान रखा था, उसे हर सुख सुविधा देने की कोशिश की थी। आखिर विनीता चाहती क्या है? क्या वह इतना कुछ भी नहीं सोच सकती कि वह जो कुछ कर रही है उसके लिए हानिकारक है, वंश की प्रतिष्ठा के लिए हानिकारक है, समाज में उसकी बदनामी हो सकती है? और एक बाप अपनी बेटी की बदनामी को किस तरह बर्दाश्त कर सकता है? काफी देर तक अपने ही मन को माथने के बाद वे किसी तरह उठे और घर की ओर चल पड़े। उनके पांव ही जैसे भारी हो करके बीच में टूट गए थे। हर कदम बहुत मुश्किल से संभाल करके उठाते हुए चलना पड़ रहा था। घर में बाप बेटी के सिवा कोई ना था। ताला एक था पर उसकी चाबियां दो थी। एक चाबी बाप के पास रहती तो दूसरी बेटी के पास। घर खुला था जिसका सीधा अर्थ था कि विनीता आ चुकी है। अपने कमरे में जाकर के रामानुज लेट गए। थोड़ा सा खांसे तो विनीता को आहट मिल गई। अपने पिता के कमरे में पहुंच करके बोली, विनीता, आपकी कैसी तबीयत है पिताजी? इस तरह घर के दरवाजे खुले मत छोड़ा करो विनीता। रामानुज ने सही उत्तर देने के बजाय बात का रुख मोड़ दिया, मानो उनकी तबीयत का हाल पूछना आवश्यक ना हो। जल्दी में खुला रह गया पिताजी, विनीता बोली। किसी भी काम में जल्दबाजी अच्छी नहीं होती।
क्योंकि जीवन का सफर बहुत लंबा होता है बेटी। बात कुछ बेतुकी थी, सो विनीता ने चौंक करके अपने पिता की ओर देखा। रामानुज चाह कर भी मुस्कुरा नहीं सके और बोले, संसार में सब पर विश्वास नहीं किया जा सकता बेटी। इस संसार में जहाँ अच्छे लोग होते हैं वहीं बुरे लोग भी होते हैं। लुटेरे जो आदमी का सब कुछ लूट करके चल देते हैं, और मेरी बीनू तो बहुत ही भोली और नादान है। आइंदा ख्याल रखूंगी पिताजी, इस तरह दरवाजा नहीं खुला छोड़ूंगी। रामानुज को ऐसा लगा कि जो बात उन्हें कहनी थी वे कह नहीं पाए। इस ढंग से विनीता शायद ना समझ पाए। उन्हें संकोच को एक किनारे रख करके कुछ साफ ढंग से बात करनी चाहिए, जिसका प्रभाव पड़ सके और जो सच्चाई है वह सामने आ जाए। देखो बीनू, बहुत ही गंभीर स्वरों में रामानुज बोले, समाज में आगे बढ़ने के लिए दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता तो बहुत ही सादा होता है, आम लोग उसी रास्ते पर चल करके अपनी मंजिल को पा लेते हैं। कुछ लोग ऊबड़ खाबड़ रास्ते पर चलने लगते हैं। यह रास्ता कभी भी निश्चित दिशा पर आदमी को नहीं पहुंचाता। लगातार लोग इस रास्ते पर भटक जाते हैं। विनीता इस बार पूरी तरह चौंक पड़ी। एक बार रामानुज से उसकी नजरें मिली और झुक गई। धीरे से बोली, आप पहेलियां बुझा रहे हैं। नहीं बीनू, एक सच्चाई बता रहा हूँ। कैसी सच्चाई? कौन था वह? आप किसकी बात कर रहे हैं पिताजी? किसकी कार पर तुम बैठी थी? जी, अचानक ही सब कुछ सामने आ गया तो विनीता घबरा करके बोली, विनोद। उसका परिचय क्या केवल एक शब्द का है? एमए प्रथम वर्ष का छात्र है, प्रतिष्ठित परिवार का पुत्र है और मेरी सहेली ज्योति का बड़ा भाई है। तो तुम ज्योति के घर आती जाती हो? जी हाँ पिताजी, कभी कभी सहेली के घर आने जाने में क्या बुराई है। लगता है तुम्हें भलाई और बुराई की पहचान है। मैं एकदम बच्ची तो नहीं, लेकिन एक बाप को तो उसकी बेटी हमेशा बच्ची नजर आती है। अनावश्यक संदेह अच्छी चीज नहीं होता है पिताजी। बदलते हुए समय की धारा को भी देखना चाहिए। मानता हूँ कि धारा को भी देखना चाहिए, पर उस धारा में बह जाने को तो बुद्धिमानी नहीं कहा जाएगा ना। धारा हर किसी को बहा करके नहीं ले जा सकती। अगर तैरना आता हो तो किनारा मिल जाता है, और जो डूब जाते हैं कहना पड़ेगा कि भाग्य उनका साथ नहीं देता। तुम से बहस कर रही हो? नहीं पिताजी, एक सत्य उजागर कर रही हूँ। आप पुराने जमाने के इंसान हैं, इसलिए आपके सोचने का ढंग भी पुराना है। आज मैं महसूस कर रही हूँ कि आपको मुझे कॉलेज नहीं भेजना चाहिए था। कॉलेज में लड़के लड़कियां साथ पढ़ते हैं, आपस में मिलते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं। किसी से हंसी मजाक, हंसने बोलने का क्या एक ही अर्थ होता है पापा? शायद तुम ठीक कहती हो बेटी, रामानुज ने कहा। मानता हूँ कि बदलते हुए समय की धारा का मैं साथ नहीं निभा पा रहा हूँ। शायद इसलिए गलत सलत सोच जाता हूँ। इतनी सी बात को मैंने मन में बहुत बड़ा तूल दे डाला था बेटी। अब मुझे लगता है कि मैं किसी वहम का शिकार हो गया था। बैठ जाओ बेटी, मैं तुमसे कुछ और बातें भी करना चाहता हूँ। वह एक स्टूल खींच करके विनीता वहां बैठ गई। हाँ तो मैं कह रहा था, रामानुज बोले, रास्ते दो होते हैं। एक तो नए जमाने का रास्ता है जिसमें युवक युवतियां हंसते हैं, बोलते हैं और फिर कहने लगते हैं कि उन्हें प्यार हो गया है। और दूसरा रास्ता वह होता है जो माँ बाप के सहारे प्राप्त होता है। समाज दो अनजान दिलों को धार्मिक वातावरण में एक सूत्र में बांध देता है। एक प्यार वह कहलाता है जो शादी के पूर्व ही अपना स्थान बना लेता है, और दूसरा प्यार वह होता है जो शादी के बाद फलता फूलता है। इन दोनों में से तुम किसे उचित ठहराती हो? तुम प्रगतिशील बन रही हो, इसलिए यह प्रश्न कर रहा हूँ। रामानुज का ख्याल था कि उसके उत्तर में सच्चाई मुखर हो जाएगी। विनीता ने कहा, इस बारे में कॉलेज में कोई डिबेट हो तो बहुत अच्छा बोल सकती हूँ, पर आप मेरी बात का पता नहीं क्या अर्थ लगाएंगे। मैं कुछ ज्यादा बोल भी नहीं पाऊंगी, आपके कहने पर भी नहीं। मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगी, माँ नहीं है तो क्या हुआ, उनकी शिक्षाएं मुझे नहीं मिली, यह तो ठीक है, किंतु उनका अंश मुझ में
में है। मैं कभी भी ऐसा कोई कदम नहीं उठाऊंगी जिसके कारण आपकी प्रतिष्ठा को आघात लगे, आपकी आत्मा को ठेस पहुंचे, समाज में आपका सम्मान मेरे कारण घटे, ऐसा कोई काम मुझसे नहीं होगा। मैं मर जाऊंगी पिताजी, किंतु मेरे पांव किसी गलत रास्ते पर कभी नहीं जाएंगे। बीनू, तुम्हारी बातों से मुझे बड़ा संतोष मिला। जाओ बेटी, मेरी भूल के लिए मुझे क्षमा करना। कैसी बातें करते हैं पिताजी आप। बीनू उठ करके चल पड़ी। चलते चलते सोचा था उसने कि अपने पिताजी से उसने जो कुछ कहा था वह किस सीमा तक ठीक था। वह पिता के लिए चाय बना रही थी, किंतु उसके ध्यान में विनोद था, उसकी प्यारी सहेली ज्योति का भाई। कुछ पल के लिए वर्तमान में चलते हैं। श्रृंगार विहीन विनीता फर्म पर चुपचाप पड़ी थी। रोते रोते उसके गाल लाल हो गए थे और आंसू गालों पर सूख गए थे। बबलू को वह अपनी छाती पर लिटाए थी। रोते रोते बबलू भी सो गया था। यह बबलू की पीठ को धीरे धीरे सहला रही थी। चलचित्र के समान अतीत की घटनाएं उनके सम्मुख आ जा रही थी। अब अतीत पे चलते हैं। उन दिनों जब वह कॉलेज की छात्रा थी, उसकी निकटता ज्योति से बढ़ गई थी। अक्सर ज्योति उसे अपने घर से आने जाने लगी थी। ज्योति बड़े घर की लाडली बेटी थी। गवर्नमेंट कलेक्ट्रेट में थे। बड़े बड़े सरकारी ठेके लेकर के उन्होंने लाखों रुपए कमाए थे। उस घर में जाते जाते उसका परिचय विनोद से हो गया था और पता नहीं विनोद में उसने क्या देखा था जो उसके बारे में सोचने विचारने लगी थी। उधर ज्योति ने तो जैसे विनीता को अपनी भाभी बनाने का फैसला कर लिया था। उसके सामने विनोद की प्रशंसा करते हुए वह थकती नहीं थी। मेरे भैया ऐसे हैं, मेरे भैया वैसे हैं, सुनते सुनते कभी कभी तो विनीता बोर हो जाती थी, परंतु अपने भीतर वह विनोद के प्रति अनजाना आकर्षण पाती थी। विनोद उसे अच्छा लगा। उसके विचार विनीता के मन को भाते थे। वह कुछ भावुक और आदर्शवादी लगा था उसे। एक दिन वह विनोद के ड्राइंग रूम में बैठी थी। विनोद के अलावा ज्योति भी थी। लतीफों के दौर चल रहे थे। विनोद को पता नहीं कितने लतीफे याद थे। वह अक्सर कोई ना कोई लतीफा सुनाया करता था। उसके लतीफे सुनकर के दोनों सहेलियां हंसते हंसते लोटपोट हो जाती थी। एक दिन ज्योति की चुहल सीमा तोड़ गई थी। उसने अपने दिल की बात उन दोनों के सामने रख दी। साफ साफ कह दिया था कि वह विनीता को अपनी भाभी के रूप में पाना चाहती है। उन दोनों की जोड़ी खूब सजेगी। धक से रह गई थी विनीता। उसकी पलकें इतनी बोझिल हो गई थी कि वह उठा नहीं पाई थी। खुद विनोद भी घबरा गया था। डर गया था कि कहीं विनीता नाराज ना हो जाए। एक अजीब सा सन्नाटा वहां फैल गया था। विनीता अपनी नजरें झुकाए रही और विनोद अपना सिर खुजाता रहा। फिर उसने बड़ी जोर का एक धौल ज्योति के पीठ पर जमाते हुए कहा, दिमाग तो ठीक है तेरा, जो मन में आता जाता है बक देती है। यह भी नहीं सोचती कि दूसरे पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। वहां ठहरना विनीता के बस की बात नहीं रह गई थी। हालांकि ज्योति ने जो कुछ कहा था उसे सुनकर के वह मारे लज्जा के दोहरी हो गई थी, किंतु वह बात उसे बुरी नहीं लग रही थी। उसने झूठे कोस का नाटक करते हुए नजरें उठाई थी और ज्योति को घूरा था। अच्छा ज्योति, अब मैं चलती हूँ। ज्योति उसे कार तक ले गई और बिठा दिया। ज्योति कार चलाना जानती थी, फिर भी किसी झूठे बहाने का सहारा लेकर के उसने बड़े भाई को एक मौका दिया था। बोली, प्लीज भैया, मेरी सहेली को आज तुम ही उसके घर तक पहुंचा दो। भगवान ने चाहा तो उसकी डोली मेरे ही घर आएगी। नहीं, विनोद बोला। नखरे क्यों करते हो भैया, चलो बैठो ड्राइविंग सीट पर। मनमांगी मुराद दे रही हूँ, यह एक चांस है भैया। गलती मैंने की, क्षमा तुम मांग लेना मेरी ओर से भी। अगर मेरी बात बहुत बुरी लगी हो तो। मुस्कुराते हुए विनोद बैठ गया था। उसका पैर एक्सीलेटर पर, हाथ स्टीयरिंग संभालने में व्यस्त हो गए थे। कार स्टार्ट होकर के चल पड़ी थी। यह पहला अवसर था जब विनोद उसके साथ अकेला था, अन्यथा उन दोनों के बीच ज्योति रहती थी। उसे मन ही मन ज्योति पर गुस्सा भी आ रहा था और बुरा भी नहीं लग रहा था। मन में कुछ और प्रकट में कुछ वाली स्थिति थी। कार चलती रही और वह इसी बीच अपने मन को भी टटोलती रह गई। उसे इस बात का भी ख्याल नहीं रहा कि कार कहाँ जा रही है। जब कार एक झटका दे करके
रुकी तो उसके विवेक का भी एक झटका लग गया। कार किसी शानदार गार्डन के गेट पर थी। भीतर दूर तक फूलों की क्यारियां नजर आ रही थी। यह हम लोग कहाँ आ गए? आप तो मुझे मेरे घर आओ, थोड़ी देर रंग बिरंगे फूलों की इन क्यारियों के बीच सैर करेंगे। अगर झूठ ना बोलूं तो मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाया हूँ ताकि मैं अपने दिल की बात कह सकूं। दिल की बात? विनीता के ओंठ थरथराए और उसके दिल में एक मादक संगीत बज उठा। वह कुछ और कहती इससे पहले ही विनोद आगे बढ़ा। वह लाचार हो करके उसके पीछे पीछे चल पड़ा और एक एकांत स्थान में गुलाब की क्यारियों के पास पड़ी बेंच के निकट जाकर के दोनों खड़े हो गए। दोनों ही एक दूसरे से नजरें बचा रहे थे। बैठो विनीता, विनोद ने बेंच की ओर इशारा किया। विनीता धड़कता दिल लिए बेंच पर बैठ गई। उसके चेहरे पर गुलाब जैसी लाली दौड़ गई थी। विनोद ने आगे बढ़ करके क्यारी से खिले हुए गुलाब का एक फूल तोड़ लिया और वापस आकर के बेंच के पीछे खड़ा हो गया था। फिर बोला, मैं तो यह स्वीकार करने के लिए तुम्हें यहाँ लाया हूँ विनीता कि मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सोचता रहा हूँ। जाने क्यों सोचता रहा हूँ? मन की यह कैसी विवशता है इसे स्पष्ट नहीं कर सकता, पर सोचता रहा हूँ और क्या सोचता रहा हूँ इसे प्रकट करना भी आसान नहीं है। बस एक ही बात पूछना चाहता हूँ और उसका उत्तर मुझे इस या उस दिशा की ओर ले जाएगा। मैं बहुत ही गंभीरता से पूछ रहा हूँ कि ज्योति ने जो बात कही क्या तुम्हें सचमुच बुरी लगी है? यदि तुम्हें सचमुच ही बुरी लगी है तो मैं क्षमा मांगने में नहीं हिचकूंगा। जाने क्या था उन शब्दों में कि मैं उठ करके खड़ी हो गई, घूम करके नजरें उठाई और विनोद की ओर देखा। उसकी आंखों में प्यार का सागर लहरा रहा था। यह कुछ ना कह सकी और चुपचाप खड़ी रह गई। इसका अर्थ तो यह हुआ कि मुझे तुमसे क्षमा मांगनी ही चाहिए। नहीं, जाने कैसे विनीता के मुंह से निकल गया और विनोद अपने स्थान पर ही उछल पड़ा। उछल करके वह उसके ठीक सामने आकर के खड़ा हुआ। उसकी दोनों बाहें उसने थाम ली। विनोद का यह पहला स्पर्श कितना सुखद और मादक था। एक झंकार सी उसके पूरे शरीर में तैरती चली गई थी। एक नशा सा उसके जहन में तैरने लगा था। लाख चाहने पर भी वह अपने ओंठों की थरथराहट को रोक नहीं सकी थी। अपने ही शरीर में उसे मादक कंपन को हटा नहीं सकी थी। आंखें बंद करने पर भी वह विनोद की मुस्कुराती छवि को अपने से दूर नहीं रख पा रही थी। आंखें खोलो विनीता, आंखें खोलो और मुझे इजाजत दो कि तुम्हारी चोटी में गुलाब का यह फूल लगा दूं। अपनी उंगलियों के बीच फंसे फूलों को देखा विनोद ने और विनीता की बाहों पर रखे अपने हाथ हटा लिए। बेसुध सी विनीता उसी तरह आंखें बंद किए रही, किंतु सिर हिला करके उसने स्वीकृति दे दी। विनोद उसके पीछे चला गया और सिर के पास मोटी सी चोटी में गुलाब का वह फूल अटका दिया। जिस जगह विनोद ने गुलाब का वह फूल लगाया था उसके बिल्कुल पास विनोद की रेंगती हुई गर्म सांसों का एहसास जब विनीता को हुआ तो वह जैसे सचेत हो गई। बोली, चलो विनोद, देर हो रही है। हाँ विनीता, चलो। यह फूल जिसे विनोद ने बड़े प्यार से उसकी चोटी में लगाया था, घर पहुंच करके विनीता ने उसे चोटी से निकाल करके अपने हाथों में ले लिया था। कितनी मादक सुगंध थी उस फूल में। बस वह तो उस फूल को देखती ही रह गई थी। देखने के साथ ही जाने क्या कुछ सोचती रह गई थी। उस फूल की हर कोमल पंखुड़ी में जैसे कोई मीठा सपना था। जाने कितने सपनों ने मिल करके उस फूल की अख्तियार की थी। उसमें जीवन था, जीवन का रस था। वह उस फूल को देखती रही और सपने संजोती रही। विनोद उससे मिलता रहा। उसने शिष्टता की सीमा नहीं तोड़ी, मर्यादा से आगे नहीं बढ़ा। उसका प्यार अपनी अनोखी गरिमा के साथ विनीता अपने हृदय में संजोए थी। उसे अक्सर कॉलेज से ज्योति अपने बंगले ले जाती और वहां से विनोद उसे कार पर उसके घर पहुंचा देता था। एक दिन कार पर विनोद के साथ उसके पिता ने उसे देख लिया था। कुछ बातों का सहारा लेकर के उन्होंने अपना संदेह विनीता पर प्रकट कर दिया था। विनीता सावधान हो गई थी। प्यार के नाम पर वह कोई ऐसा कदम उठाने के लिए तैयार नहीं थी जो उसके लिए लांछन बन जाए। उस समय विनोद के प्यार में भी उसे किसी तरह की खोट नहीं दिखाई पड़ी थी। उसने सोच लिया था कि समय आने पर वह अपने पिता पर सब कुछ प्रकट कर देगी।
स्वयं विनोद ऐसा करेगा, अपने पिता से दिल की बात कह करके उन्हें मना लेगा। विनीता भविष्य के रंगीन सपने संजोती रही। ज्योति उसे भाभी भाभी कह करके चिढ़ाती रही। उसकी हर छेड़छाड़ को वह मजाक मान करके टालती रही। एक दिन अचानक ही उसके और उसके सखी के बीच एक लंबी दूरी आ गई। कॉन्ट्रैक्टर साहब के एक दोस्त थे तहसीलदार। उनका बेटा इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहा था। बहुत पहले से ही ज्योति का रिश्ता तहसीलदार के बेटे से तय था। अचानक तहसीलदार की तबीयत खराब हो गई तो उन्होंने फहीमाबाद से कॉन्ट्रैक्टर साहब को पत्र लिखा। उनकी इच्छा थी कि वे मरने से पहले घर में पुत्र वधू का आगमन देख लें। उन्होंने इच्छा प्रकट की कि ज्योति की पढ़ाई छुड़ा दी जाए और शीघ्र ही रिश्ता को पूरा कर दिया जाए। कॉन्ट्रैक्टर साहब तैयार हो गए और निकट की तारीख में ही एक लगन खोजी गई और ज्योति दुल्हन बनकर के लगन मंडप तले 7 फेरे लेने लगी। विदाई की वह घड़ी विनीता को आज भी याद है, जब उसकी छाती से लग करके ज्योति खूब रोई थी और अलग ले जाकर के उसने आंसू पोंछते हुए बोली थी, कितना अरमान था दिल में कि एक दिन तुझे भाभी बना करके घर लाऊंगी। जब तुम्हारी डोली मेरे दरवाजे आएगी तो मैं तुम्हारी आरती उतारूंगी, पर मन की मनाएं ही रह गई। अब तो मैं पराई हो गई हूँ। आना जाना ससुराल वालों की इच्छा पर होगा। देखो ध्यान रखना विनीता, मैंने जो भी वादा लिया है, मैंने जो सपना देखा है, उसे तुम दोनों मिलकर के जरूर पूरा करोगे। तुम मेरी भाभी बन करके इसी घर में आओगी। हाँ अच्छा ननद जी, यही होगा। जाओ, अब बाहर कार पर इंजीनियर साहब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। फहीमाबाद पहुँच करके मुझे खत लिखना और अपनी इस प्यारी सखी को भूल मत जाना। फिर दोनों लिपट करके रो पड़ी थी। एक सजी सजाई कार पर बैठ करके ज्योति चली गई थी। ज्योति के चले जाने से विनोद और विनीता के मिलन में भी कुछ दूरियां आ गई थी। अब तो कभी कभी ही उनकी भेंट हो पाती थी। महीने में 1-2 बार कॉलेज छूटने पर गेट पर विनोद मिल जाता, या फिर वह उसकी कार में कभी नदी के किनारे तो कभी किसी पार्क में जा बैठती थी और भविष्य के सपने दोहराए जाते थे। ज्योति तो ससुराल जाकर के सबको भूल गई थी और पूरी तरह अपनी जिम्मेदारियों को संभालने में जुट गई थी। उसके ससुर तो जैसे उसके आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। 1 महीने बाद ही उनका देहांत हो गया। ज्योति जब से पराई हुई उसकी चिट्ठी भी विनीता को नहीं मिली और भेंट का तो सवाल ही पैदा नहीं हुआ। लगभग तय था कि इधर विनीता बीए कर लेगी और उधर विनोद एमए कर लेगा। फिर दोनों की शादी हो जाएगी, दोनों बंधन में बंध जाएंगे। दोनों को परीक्षा फल अच्छे मिले थे। भेंट के लिए दूसरी तारीख तय हुई थी, किंतु विनोद नहीं आया। फिर पूरा महीना निकल गया, किंतु विनोद भी भेंट करने को नहीं आया। उसका माथा ठनक गया। वह चक्कर में पड़ गई कि क्या करे, किस प्रकार विनोद से भेंट हो। उसके पास ज्योति का पता नहीं, वह अन्यथा वह फहीमाबाद पत्र भेजती। उसने सोचा कि क्यों ना विनोद को पत्र लिखे। उसने पत्र लिखा भी, किंतु विनोद का कोई उत्तर नहीं आया। ना विनोद ने ही मिलने की चेष्टा की, ना उसे यही पता चल सका कि वह पत्र विनोद को मिला भी या नहीं। एक शाम उसका मन कुछ अधिक डावाडोल था। तरह तरह के आशंकाएं सिर उठा रही थी। आखिर विनोद को हो क्या गया है? कहीं वह बीमार तो नहीं है? कहीं किसी दुर्घटना का शिकार तो नहीं हो गया? ऐसी कौन सी व्यवस्था आ गई जो विनोद उस तक नहीं पहुंच पा रहा है? क्यों नहीं पहुंच पा रहा है? उस समय तक विनीता ने अपने प्यार की बात अपने पिता को भी नहीं बताई थी। उसका चिंतित होना स्वाभाविक था। एक रिक्शा लेकर के वह विनोद की कोठी पहुंची। शाम कुछ गहरा गई थी। कोठी के नजदीक पहुंच करके तो वह चौंक ही पड़ी। पूरी कोठी बिजली के रंगीन बल्बों की झालरों से जगमगा रहा था। सड़क के किनारे दूर दूर तक कारों की कतारें थी। सजे सजाए मेहमान जा आ रहे थे। एक शानदार पार्टी का आयोजन था। विनीता एक साधारण सी साड़ी में अपने आप को समेटे थी। जाने क्यों उसका दिल धड़क रहा था। उस कोठी में जाने का साहस ही नहीं हो रहा था उसमें। यह कैसी पार्टी है, उसने जानना चाहा।
फूलों की खाली टोकरी लिए एक माली कोठी के बाहर आया। विनीता उसकी ओर बढ़ी और माली से पूछने पर उसे जो ज्ञात हुआ उसे सुन करके तो वह चक्कर खा के गिर गई। उसके लिए वहां खड़े रहना मुश्किल हो गया। वह उसी रिक्शे पर वापस लौट पड़ी। उसके दिल में हलचल थी और उसकी आत्मा को कोई ऐंठ डाल रहा था। देह के भीतर का खून जैसे आग लगी पेट्रोल के समान हो गया था। रह रह करके उसका सिर चकराने लगा था। क्या विनोद उसे धोखा दे रहा था? क्या उसका प्यार एक छलावा था? उसकी मोहब्बत में खोट थी? क्या वह अब तक सिर्फ उसके जज्बातों से खेल रहा था? माली ने बताया था कि कॉन्ट्रैक्टर साहब के बेटे विनोद बाबू की शादी हो चुकी है और उसी सिलसिले में शहर के बड़े बड़े लोगों को एक पार्टी दी गई है। दहेज में बहुत सामान आया है। विनीता बहुत मुश्किल से घर पहुंच सकी थी। एक खूबसूरत घोड़े ने उसे जो दर्द दिया था वह उससे संभाला नहीं जा रहा था। माली ने कहा था दहेज में बहुत सामान आया है। इसका मतलब यही हुआ कि विनोद की शादी के पीछे धन का लालच था। दहेज के चबूतरे पर खड़े होकर के उसने अपने आप को नीलाम कर दिया। शायद कीमत लाखों में वसूली होगी। विनीता से शादी करके एक कोठी कार वाले को आखिर मिल भी क्या सकता था। विनोद जानता था कि उसके पिता दहेज में कुछ ना दे सकेंगे। धन के लोभ में उसका प्यार भटक गया। विनीता की आत्मा ने समझाया जो हुआ है उसे भूल जा, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। तू अपने आप को संभाल सकती है। जमीन पर खड़े होकर के जो आसमान के सपने देखते हैं उनका यही हाल होता है जो तेरा हुआ है। उसे लगा कि उसके पिता ने ठीक ही समझाया था। वह जिस रास्ते पर जा रही थी वह गलत था। पिता के पास अनुभव होते हैं और संतान अनुभवहीन होती है। प्यार के धोखे में यदि उससे कोई भूल हो गई होती तो उसे जीवन भर पछताना पड़ता। वह अपनी ही नजरों में गिर जाती। उसे खुद को क्षमा करना बामुश्किल हो जाता। धीरे धीरे धोखे का दर्द घटता गया और जब उसके पिता ने अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए तो वह कुछ ना कह सकी। उसकी शादी की बात चलने लगी। विनीता बड़ी मुश्किल से विनोद को भूलने में सफलता प्राप्त कर सकी थी। उसके दिल में विनोद के लिए नफरत के सिवा कुछ नहीं था। वह उसे नितांत धोखेबाज और मक्कार मानती थी जिसने उसकी भावनाओं को छला था। उसे वह क्षमा भी किस प्रकार कर सकती थी। उसे एक ही बात का अफसोस था कि नारी होने के नाते उसे चुप हो करके बैठ जाना पड़ा था। उसे तो विनोद को सबक सिखाना चाहिए था। ऐसा सबक कि जिंदगी में फिर किसी लड़की से वह भावनाओं का ऐसा खेल ना खेल सके। रामानुज एक जवान बेटी के बाप थे। चिंता स्वाभाविक थी। वे अधिक समय तक अपनी जिम्मेदारी को टाल नहीं सकते थे। कैसे भी हो वे बेटी के हाथ पीले करके उसकी विदाई करके छुट्टी पा लेना चाहते थे। एक बाप को बेटी की विदाई के समय जो संतोष मिलता है उसे प्राप्त करना उनके लिए भी आवश्यक था। विनीता के लिए उन्होंने वर की तलाश शुरू कर दी। जब बाजार पहुंचे तो उनके सामने बाजार भाव आया। इतनी महंगी कीमत पर विनीता के लिए वर खरीदना उन्हें बहुत मुश्किल लगा। उन्हें अपनी एक भूल का भी पता चला कि विनीता को इतना पढ़ा लिखा करके उन्होंने ठीक नहीं किया। विनीता बीए पास है तो उसके लिए एमए पास वर चाहिए। पढ़ी लिखी लड़की का विवाह किसी अनपढ़ से कर देना तर्क संगत नहीं था और पढ़े लिखे लड़कों की बोलियां तो बहुत ऊंची जा रही थी। कानून और सरकार की नीतियों में दहेज गैर कानूनी और अभिशाप है और अभिशाप के रूप में स्वीकार किया जाता है। सरकार उसे मिटाना चाहती थी। युवक और युवतियों ने भी बड़े हौसले दिखाए थे। सामूहिक रूप से दहेज न लेने की कस्में खाई जा रही थी। पता नहीं अखबारों में क्या कुछ छपता था। कस्में खाने वाले युवक और युवतियों की संख्या बेशुमार थी, किंतु दहेज का दानव अपनी जगह पर ही घट्टास लगाए खड़ा रहा। भीतर से सब कुछ वही था किंतु बाहर से शकल कुछ जरूर बदली हुई थी। लेबिल बदल गया था, भीतर जहर वही था। साइन बोर्ड बदल गया था
किंतु खरीद बिक्री उसकी ही थी जिसे दहेज दानव कहते हैं। सामान नहीं चाहिए। आजकल जरा कानून का डर है। जहाँ ज्यादा दिखावा होता है वहाँ प्रायकार अधिकारी पहुँच जाते हैं। इसलिए नगद लेने का तरीका सबसे बढ़िया है। जो भी देना हो चुपचाप दे दो। लड़के को पढ़ाया लिखाया है, उस पर बड़ा पैसा खर्च हुआ है। तुम तो जानते ही हो कि लड़का एक ऐसा प्रोनोट होता है जिसे हम गादी में कैश कराते हैं। देखो भाई, शादी तो बहुत सादगी से निपट जाएगी। भले ही बारातियों को सिर्फ एक कप चाय और उबलती हुई आलू की चाट खिला करके विदा कर देना। अपने दाएं हाथ से मेरे दाएं में पूरा 50,000 के नोट गिन देना। इतना रुपया मैं कहाँ से लाऊंगा? रामानुज शर्मा लंबी सोच करके कहते हैं, यह तो मैं नहीं जानता कि इतना रुपया तुम कहाँ से। साथ ही मेरा बेटा तुम्हारा दामाद तो तभी बनेगा जब हाँ, अगर आपके पास रुपया नहीं है तो कुलीन वंश के लड़के को क्यों खोजते हो? गांव में किसी अनपढ़ गंवार से शादी कर दोगे तो कम खर्च में निपट जाओगे। 10-5 हजार रुपए में खाते पीते घर का लड़का मिल जाएगा। लेकिन मेरी बेटी तो बीए पास है। आपकी बेटी बीए पास है, इसका एहसान मेरे सिर पर क्यों लाद रहे हो? उत्तर मिलता है, मुझे उससे नौकरी थोड़े ही करवानी है। एक के बाद एक इसी तरह की बातें सामने आई और उनका दिल निराशा से भरता चला गया। केवल एक ही प्रेस बचा था रामानुज का, जिससे उनकी रोजी रोटी चल रही थी। रहने के लिए घर था जो महंगाई की उस स्थिति में 1000 की रखता था। प्रेस को वे बेच नहीं सकते थे और घर को बेचना भी उन्हें मुश्किल लग रहा था। एक खाते पीते घर का लड़का उन्हें कुछ ठीक लगा। देखने सुनने में सुंदर था, पढ़ा लिखा अधिक नहीं था, केवल हाई स्कूल पास था और छोटा सा प्लास्टिक का कारखाना चला करके गुजारा करता था। परिवार के नाम पर उसके सिर्फ एक माँ थी, एक बहन भी थी जिसकी शादी हो चुकी थी। वह अपने घर की हो गई थी। रामानुज प्लास्टिक के कारखाने वाले लड़के से मिलने गए थे। उन्हें लेकर के माँ के पास आ गया था। माँ के विचार भी रामानुज को अच्छे लगे। उन्होंने सोचा जैसे भी हो कृष्णकांत के साथ ही विनीता की शादी कर देनी चाहिए। सुख भले ही ना मिले किंतु विनीता दुखी नहीं रहेगी। दहेज की बात चली तो रामानुज ने साफ तौर पर के कहा, मेरे पास तो सिर्फ विनीता की माँ के गहने हैं जिन्हें मैंने बड़े जतन से संभाल करके रखा है। उन्हें बेटी को ही देना है। बाकी जो कुछ व्यवहार में आएगा सो उसे मिलेगा। मेरे बाद मेरा ये मकान भी या मेरे पास जो कुछ भी है वह विनीता को ही मिलेगा। 25,000 का मकान है और एक छोटा सा प्रेस है जो किसी की पार्टनरशिप में चलता है। जब तक मैं जिंदा हूँ उस मकान में रहूंगा। मेरे मरने के बाद वह घर आप ही लोगों का हो जाएगा। कृष्णकांत की माँ बड़े सोच विचार में पड़ गई। फिर बोली, देखो शर्मा जी, आजकल जमाना बड़ा खराब है। किसी पर भरोसा तो किया नहीं जा सकता। भरोसे का तो अब मतलब ही धोखा हो गया है। आप जो कहते हैं उसे मानती हूँ, लेकिन आप बदल गए तो क्या होगा? शादी के बाद फिर जोर कहाँ रह जाती है? मैंने भी ये बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं। चेहरे पर जो इधर उधर जाले पड़ गए हैं यह भी समय की ही देन है। शादी के बाद आप उस मकान को बेच भी सकते हैं। नहीं, मैं ऐसा क्यों करूंगा? आदमी को मजबूरी में बहुत कुछ करना पड़ता है रामानुज जी। रामानुज जी सोच में पड़ गए। एक तरीका हो सकता है, आप अपना मकान विनीता के नाम लिख दें। कुछ इस प्रकार की उस मकान पर आपका कोई अधिकार ना रह जाए और विनीता जब चाहे उस मकान को बेच सके। ऐसी लिखा पढ़ी आप अपनी बेटी की ही नाम करेंगे, इसमें फर्क तो कुछ पड़ेगा नहीं। विनीता क्यों किसी को मकान बेच करके आपको घर के बाहर करने लगी? आपकी बेटी है, इतना तो जरूर करेगी। कृष्णकांत की माँ ने कहा, अपनी बेटी पर तो मुझे पूरा भरोसा है। तो फिर बात पक्की रही। सगुन का नारियल और रुपए जब चाहे दे जाइएगा। रामानुज ने यह बात बेटी को बताई। विनीता को अच्छी
नहीं लगी, वह केवल अपने को कोस करके रह गई। मकान की रजिस्ट्री उन्होंने विनीता के नाम कर दी। उस मकान पर उनका कोई अधिकार नहीं रहा। लड़का महानगर से 45 मील दूर छोटे से शहर फरीदगढ़ रहता था। बारात आई और सारी रस्में पूरी हो गई। शोभा के सारे गहने उन्होंने विनीता को पहना दिए। उन्हें आज शोभा की याद बहुत कचोट रही थी। वे सोच रहे थे कि यदि आज शोभा होती तो शायद उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता। रोती कलपती विनीता की विदाई हो गई। जिस बस में बारात आई थी उसी बस में दुल्हन विदा हो गई। सूने घर के आंगन में रामानुज अकेले रह गए। एक ही बेटी थी, सो वह भी पराई हो गई थी। उनकी छाती फटी जा रही थी। जी चाहता था जितना भी रो सकें रो लें। रोने से ही उनके मन को शांति मिलेगी। वे सारी रात छटपटाते रहे। शोभा की एक एक बात चलचित्र के समान उनके सामने आ रही थी। विदाई की घड़ी उन्होंने अपनी बेटी से कहा था, सुन बीनू, नारी की विदाई 2 बार होती है। पहली बार जब वह दुल्हन बन करके ससुराल जाती है और दूसरी बार जब उसकी अर्थी उठती है। मेरी लाज रखना बेटी। ये सोच रहे थे कि कितना कठोर होता है समाज का नियम कि पाली पोसी बेटी पराई हो जाती है। अपने कलेजे के टुकड़े को अनजाने हाथों में सौंप करके धीरज धरना पड़ता है। आज उनकी बीनू भी सदा सदा के लिए पराई हो गई। बबलू सोते सोते चौंक पड़ा। उसने एक हिचकी ली और कुलबुला करके रह गया। विनीता उसे छाती से लगाए अब उसकी पीठ पर हाथ फेरती रही। वह सोच रही थी कि उसे ससुराल से क्या मिला। जिस पति के लिए वह अभी थोड़ी देर पहले रोई थी, उसने पीड़ा और अपमान के सिवा उसे और दिया ही क्या था। कितनी साध थी, कितने अरमान थे जिन्हें लेकर के वह अपनी ससुराल गई थी। अभी घर में मेहमान थे ही कि रोना पीटना शुरू हो गया। बूढ़ी सास ने उस सामान को लक्ष्य बनाया था जो बस से उतारा गया था। सामान कुछ विशेष नहीं था। ससुराल में पांव रखते ही उसके कानों में अपनी सास के शब्द पड़े थे, हाय हाय मैं तो लुट गई। लगता है अपने बेटे को मैंने भिखारियों के घर ब्याह दिया, कंगालों ने कुछ भी नहीं दिया। तब तक कृष्णकांत ने आगे बढ़ कर के माँ को समझाया था, नाराज क्यों होती हो माँ, बेचारों के पास जो कुछ था दे दिया। उस समय पति के प्रति विनीता की भावना कितनी अच्छी बनी थी। उसे लगा था कि पति बात को संभाल लेगा। सास अगर करकसा कंकाला भी हुई तो पति का प्यार हमेशा उसकी रक्षा करेगा। उस दिन पति से उनकी भेंट नहीं हुई। पूरे दिन मुंह दिखाई की रस्म चलती रही। मुंह दिखाई के रूप में विनीता को कुछ भी मिलता था, बिना एक पल की देर किए उसकी सास झपट लेती थी उससे। वह समझ गई थी कि उसकी सास बहुत ही लालची स्वभाव की है। सारे दिन उसे कोसती रहेगी और उसका जीना मुश्किल हो जाएगा। दूसरे दिन सभी मेहमान चले गए थे और घर में सन्नाटा हो गया था। विनीता के गहने उसके तन पर थे। उसकी भेंट कृष्णकांत से नहीं हो पाई थी। जिसे सुहाग की रात कहते हैं उसके जीवन में नहीं आई थी। उस घर में पहली बार उसने रसोई बनाई थी। उसकी सास ने कोई प्रशंसा नहीं की थी। कृष्णकांत तो थाली को फेंक करके चला गया था, क्योंकि उसे जो खीर परोसी गई थी उसमें कोयले का एक टुकड़ा पड़ा मिला था। उसे पता नहीं कहां से आ गया था। खीर में कोयले का निकलना विवाद का विषय बन गया था। जिस समय कृष्णकांत गुस्से में था उसकी माँ के बूढ़े ओंठ मुस्कुरा रहे थे। उसके जाते ही बुढ़िया बरस पड़ी थी विनीता पर। अरे इतने बड़े बड़े तो दीदे हैं तेरे, पर आंखों से दिखाई नहीं देता क्या जो मेरे बेटे को खीर में कोयला खिला रही थी। तू आई और पहले दिन ही मेरा बेटा बिना खाए पिए चला गया। विनीता सिर झुकाए उस कोयले को ही देख रही थी और सोच रही थी कि जब उसकी किस्मत लिखने का वक्त आया था तो विधाता की कलम में स्याही सूख गई थी, इसलिए विधाता ने उसकी किस्मत की लकीरों को कोयले से खींच दिया था और उसकी किस्मत हमेशा
के लिए काली हो करके रह गई थी। अरे अब तुझे सांप सूंघ गया क्या, उठ करके सफाई कर दे। इतना कह करके उसकी सास चली गई और रोते रोते विनीता का बुरा हाल हो गया था। वह अपनी किस्मत पर खुल करके रो लेना चाहती थी, शायद इससे ही उसकी आत्मा को शांति मिल जाए। शाम से कुछ पहले उसका मन हल्का हो गया था। मुंह हाथ धो करके वह श्रृंगार मेज के सामने बैठी थी। उसका ख्याल था कि आज उसकी भेंट उसके सुहाग से अवश्य होगी। वह अपने के गहनों पर नजर डाल ही रही थी कि चौंक पड़ी। पीछे खड़ी सास का बिंब उसे आईने में नजर आया। क्या है माँ जी? उसने उठ करके खड़ी होते हुए अपनी ओर से कहा। सास की ओर देखा। बूढ़ी सास के ओंठों पर एक नकली मुस्कान थी। अपनी आवाज को कुछ मीठा बनाते हुए सास उसे रिझाने के लिए, रानी जी सज रही हैं क्या? सुहागन के लिए हार लिए तो साज सजावट जरूरी होता है। सच कहती हूँ बहू, बहुत बुरा जमाना आ गया है। रास्ता चलते उठाई गिर गले से झपट करके भाग जाते हैं दिन दहाड़े घरों में चोरी डकैती की खबरें सुनने को मिलती रहती हैं। आदमी को तो पहचानना ही मुश्किल है। बहू अब तुझे क्या बताऊं, पिछले दिनों अपनी कॉलोनी में कैसी कैसी घटनाएं घटी हैं। बिजली बनाने का बहाना बना करके आए और बाथरूम में बहू को बिजली का एक तार निकाल करके पकड़ा दिया। बोले हम बिजली ठीक कर रहे हैं, इस तार को छोड़ना मत। अगर तुमने तार छोड़ दिया तो हम दोनों को करंट का एक झटका लगेगा और हम जहन्नुम रसीद हो जाएंगे। बहू बेचारी कुछ जानती नहीं थी। तार पकड़े खड़ी रही और चोर उचक के घर का सारा सामान समेट करके चलते बने। बाद में रोने से तो कुछ होता नहीं है। विनीता की समझ में नहीं आया कि सासू माँ कहना क्या चाहती हैं। एक और किस्सा सुना रही हैं। सास ने बात आगे बढ़ाई। उस बदमाश ने तो गजब कर दिया। घर में नई बहू अकेली थी। वह आ करके बोला, वह उल्लू का पट्टा, मेरा भांजा किधर गया? शादी भी कर ली और अपने मामा को याद भी नहीं किया। बड़ा कलयुग आ गया है, लोग अपने मामा को ही भूल जाते हैं। चल बहू मेरे पैर छू करके आशीर्वाद ले ले। सीधी साधी बहू उसके चक्कर में आ गई। उसने झुक करके उसके पांव छू लिए। मामा जी ने आशीर्वाद दिया। खा पी करके आराम से एक कमरे में लेट गए और बोले सफर की थकान है, जगाना मत, सो गया तो सवेरे ही भांजे से बातचीत करूंगा। मामा जी खर्राटे भरने लगे। बहू का पति थका मांदा काम से वापस आया तो बहू ने कहा मामा जी आए हैं, मैंने उन्हें खिला पिला दिया है, वे सो गए हैं। पति ने सोचा बहू का मामा होगा, सुबह बात कर लेंगे। पति ने उसे पत्नी का मामा समझा और पत्नी ने उसे पति का मामा मान लिया। रात को जब दोनों सो गए तो मामा जी आराम से उठे। जिस बक्से में बहू के और वर के गहने रहते थे उसका ताला तोड़ना भी उन्होंने मुनासिब नहीं समझा। पूरा बक्सा ही उठा करके चलते बने। सुबह मामा जी नदारत और पति पत्नी में झगड़ा, फिर रोना धोना। अब तुम ही सोचो, बहू जब सांप निकल गया तो लाठी पीटने से क्या फायदा? आप कहना क्या चाहती हैं माँ जी? अरे बहू सीधी सी तो बात है, घर में इतने जेवर रखने अकलमंदी की बात नहीं है। कौन जाने कब कोई लुटेरा आ जाए और सब कुछ लूट करके चलता बने। इसलिए तो आजकल बैंकों में लाकर मिलते हैं, ना चोरी का डर ना लूटने की फिक्र। तो अपना सारा रुपया पैसा लाकर में ही रखती हूँ मैं। लेकिन माँ जी, अरे बहू यह तो तेरे भले की बात है, जब जरूरत होगी तो मैं लाकर से निकाल करके तुझे दे दूंगी। काम निकल जाएगा तो फिर लाकर में रख आऊंगी। घर में रख करके खतरा उठाने में तो कोई फायदा नहीं है। तू क्या सोच रही है? मुझे कोई छाती पर रख करके तो नहीं ले जाना है। थोड़े ही दिन की तो जिंदगी है, सब यहीं धरा रह जाएगा। विनीता नादान नहीं थी, सास के कहने का मतलब समझ रही थी। बड़े मधुर ढंग से उसके तन के गहने छीने जा रहे थे। इसी कारण वह सोच में डूब गई। वह कर भी क्या सकती थी? एक एक करके उसने तन के सारे गहने उतार दिए। गले का मंगलसूत्र, कानों के टप्स और नाक की
कील दया करके सास ने छोड़ दिए और शेष गहनों पर उसका कब्जा हो गया। उन गहनों में सज करके वह सुहाग सेज पर भी नहीं बैठ सकी। हर पल बाद ही जैसे उसका दिल बुझ रहा था। गहने प्राप्त कर लेने के बाद सास का चेहरा पहले की तरह फिर कठोर हो गया था। रात विनीता हर आहट पर चौंकती रही, तरह तरह की कल्पनाएं करती रही। उसके मन में पति का प्यार पाने की कामना करवटें बदल रही थी। आधी रात गए लड़खड़ाता हुआ कृष्णकांत कमरे में दाखिल हुआ। उसके मुंह से शराब की गंध आ रही थी। कलाई में लिपटा बेले का हार था, उस गंध को दबा नहीं पा रहा था। जो कदम चलने के बाद ही वह लड़खड़ा गया और पलंग के पास ही आकर के गिर पड़ा। विनीता की छाती के भीतर जैसे कुछ जलने लगा। मारे पीड़ा के वह भीतर ही भीतर छटपटा गई। सहम कर फटी फटी आंखों से उसने कृष्णकांत की तरफ देखा। साली, कृष्णकांत ने अजीब सा मुंह बनाया। इस घर में रहना है तो नखरे नहीं चलेंगे। 10 मिनट में ठीक कर दूंगा तुझे। उठकर सहारा देती है या? विनीता सहम करके पलंग से नीचे उतरी। कृष्णकांत को सहारा दे करके उसने बैठाया। सीधा होते ही कृष्णकांत ने उसके गले में अपनी एक बाहें डाल दी। उसके लिए तो पलंग तक पहुंचना मुश्किल हो गया था। अब विनीता क्या करे? वह असमंजस में पड़ गई। जानती थी कि ऐसी हालत में विरोध करने से कोई लाभ नहीं होगा। पलंग के पास पहुंचते ही कृष्णकांत लुढ़क गया। उसने अपनी टांगें फैला दी और नशे में डूबी आंखों से विनीता की ओर देखता रहा। हाथ बढ़ा करके उसने विनीता की साड़ी का आंचल थाम लिया। उसकी आंखें चमक उठी। सहसा विनीता को लगा जैसे वह द्रौपदी है और दुशासन उसकी चीर खींच रहा है। उसने चीखना चाहा किंतु चीख भी नहीं सकी। साड़ी को एक झटका लगा और वह खींची चली गई। ना संभल पाने के कारण वह कृष्णकांत की छाती पर गिर पड़ी। कृष्णकांत की बाहों ने उसे संभाल लिया। 2 पल बाद ही वह उसकी हथेलियों की गर्मी को अपनी देह पर रेंगते हुए महसूस करने लगी। उसने जो परिधान पहन रखे थे वे टुकड़ों में विभाजित होने लगे। धड़कते दिल से वह सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। बर्दाश्त करने के लिए अपने आप को मजबूर पाती रही। वह जानती थी कि उसकी हालात द्रौपदी से भी बदतर है। द्रौपदी की लाज बचाने के लिए तो भगवान श्री कृष्ण नंगे पैर दौड़ पड़े थे, किंतु उसकी चीख पुकार किसी के कानों तक नहीं जाएगी। उसे बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। उसे अब कृष्णकांत के हर अत्याचार को मुस्कुरा करके सहन करना पड़ा। वह महसूस कर रही थी कि स्वर्ग पाने की लालसा में वह किसी बजबजाते नरक कुंड में पहुंच गई है। इस नरक कुंड में उसे तिल तिल करके जलना होगा। वह दबती पिसती घुटती चली जाएगी और उस पर कोई ध्यान नहीं देगा। एक ही रात में उसने जान लिया था कि जिससे उसका पाला पड़ा है वह मानव के रूप में कोई राक्षस है। एक ऐसा राक्षस जो किसी को पीड़ा दे करके हंसता है, ठहाके लगाता है। सचमुच भगवान ने उसकी किस्मत की लकीरें किसी कोयले से ही लिखी है। उन लकीरों को मिटाना विनीता के बस की बात नहीं है। सहना होगा, जो भी होगा सहना होगा। मित्रों, विनीता के साथ अब और क्या क्या होगा सुनिए कल अगले भाग में। कहानी का ये भाग आपको कैसा लगा, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं कहानी के शेष भाग के साथ भाग 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।